Hello and good morning everyone. I welcome you all at UVOS IS. Today is 9 November 2023 and we are going to discuss important news and articles from The Hindu newspaper. So let's see what important news we got today to discuss. But before starting the video, for PDF join Telegram channel UVOS IS आपको यहाँ पर PDF मिल जाएगी। PDF की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइडेड है। सो मेक श्योर वीडियो को आप लोग लास्ट तक देखें सो दैट सारी इंपॉर्टेंट न्यूज़ आपकी यहाँ पर कवर हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज हमें क्या क्या डिस्कस करना है। नाउ फर्स्ट आर्टिकल हियर इज G7 मीट्स अपील फॉर ह्यूमैनिटेरियन पॉज इन गाज़ा। अब यहाँ पर G7 की एक फॉरेन मिनिस्टर्स की एक मीटिंग हुई है जिनमें उन्होंने ये कहा कि जो ह्यूमैनिटेरियन पॉज है गाज़ा में उसको यहाँ पर अपील की कि उसे फिर से बैक किया जाए। सो फॉरेन मिनिस्टर हु मेट इन टोक्यो सीक्स टू रिलीज ऑफ होस्टेज एंड अ रिटर्न टू अ बॉर्डर पीस प्रोसेस ऑफ ऑफर टू ड्रॉ अप अ लॉन्ग टर्म सोल्यूशन। तो यहाँ पर टोक्यो में ये मीटिंग हुई है और ये कहा गया जितने भी हॉस्टेज हैं आपके उनको क्या किया जाए, रिलीज़ किया जाए और बॉर्डर में पीस को स्टैब्लिश करने की यहाँ पे बात की गई है। और ये भी यहाँ पर कहा कि हम लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन को लेकर आएंगे जिससे कि क्या हो सके, ये जो कन्फ्लिक्ट है इसे हम रिजॉल्व कर सकें। तो यहाँ पर जो 2 स्टेट नेशन का सॉल्यूशन है यही यहाँ पर अभी सजेस्ट किया जा रहा है कि ये आपका क्या है, ये जो सॉल्यूशन है ये आपका एक लॉन्ग ओनली पाथ है जिससे कि हम यहाँ पर सिक्योरिटी को, पीस को स्टैब्लिश कर सकते हैं। ओके, तो आई होप ये आपको यहाँ पर क्लियर होगा। तो ये छोटा सा अपडेट था आपके लिए, ये आपको याद होना चाहिए। नेक्स्ट देखिए, अभी ये फिर से आर्टिकल आया, कल या परसों हमने एक बार डिस्कस किया था, अगर आप लोग यहाँ पर फॉलो अप कर रहे हैं। केरला मूव सुप्रीम कोर्ट अगेंस्ट गवर्नर अगेन। यहाँ पर गवर्नर कन्फ्लिक्ट बिटवीन द, यहाँ पर जो इशू है किसके बीच में, कन्फ्लिक्ट बिटवीन द एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेचर की हम बात कर रहे थे, एग्जीक्यूटिव एंड हमारा जो जुडिशरी है ना। यहाँ पर चीफ मिनिस्टर आपकी जो इलेक्टेड गवर्नमेंट है और यहाँ पर जो गवर्नर के बीच का ये जो टॉपिक है, कन्फ्लिक्ट है, ये कई दिनों से यहाँ पर चला रहा है। तो ये जो टॉपिक आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। कल हमने एक न्यूज़ यहाँ पर डिस्कस की थी, कल की न्यूज़ है कि पंजाब जो गवर्नमेंट है वो कहाँ, सुप्रीम कोर्ट को उन्होंने अप्रोच किया। किस लिए कि क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे वेरियस क्रूशल्स जो बिल्स हैं उनको स्टेट असेंबली से तो पास कर दिया गया बट गवर्नर उस पर कोई भी एक्शन नहीं ले रहे हैं। इससे क्या हो रहा है कि गवर्नमेंट कोई भी अच्छी पॉलिसी लेकर यहाँ पर नहीं आ पा रहे हैं। जो भी यहाँ पर फाइनेंस के इशू हैं और जो भी अपॉइंटमेंट की प्रोसेस है ये सारी चीज़ें नहीं हो पा रही हैं, जिसके कारण यहाँ पर स्टेट की जो गवर्नेंस है उस पर यहाँ पर फर्क पड़ रहा है। तो इसमें देखिए ये जो इशू आ जाता है, केरला मूव सुप्रीम कोर्ट अगेंस्ट गवर्नर अगेन। तो यहाँ पर एक बार फिर से, अभी तक हमने क्या देखा, पंजाब का केस देखा, हमने आंध्र प्रदेश का यहाँ पर केस देखा है। ओके, अगर आप यहाँ पर द हिंदू को कंटिन्यूसली फॉलो अप कर रहे हैं तो आप लोगों को गवर्नर का ये जो इशू है इसके बारे में पता ही होगा। तो यहाँ पे बात की जाती है कि हम क्या कर सकते हैं। तो ये कहा गया कि जो गवर्नर का ऑफिस है इसमें हम कुछ रिफॉर्म कर सकते हैं। जैसे कि आप सभी को पता है कि गवर्नर इलेक्टेड नहीं होते, ये प्रेसिडेंट क्या करते हैं, इनको अपॉइंट करते हैं। और जो चीफ मिनिस्टर आपके होते हैं वो इलेक्टेड गवर्नमेंट होते हैं। अगर वो कोई काम नहीं करेंगे, कोई एक्शन नहीं लेंगे, कोई बिल पास नहीं करेंगे या कोई एक्ट लेकर नहीं आएंगे, रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं लेकर आएंगे तो उन पर क्वेश्चन उठेगा। लेकिन हमें ये भी समझना है कि जब स्टेट असेंबली में कोई भी बिल पास होता है तो उसमें जो फाइनल से होता है किसका होता है, गवर्नर का होता है। जब तक गवर्नर का उसमें एसेट नहीं मिल जाता, सिग्नेचर नहीं हो जाते हैं, तब तक वो बिल एक्ट नहीं बनता है और उसके अकॉर्डिंग कुछ भी काम नहीं हो सकता। ओके, तो ये यहाँ पर थोड़ा सा इशू है, आप लोगों को इसके बारे में यहाँ पर इसको फॉलो अप करते जाना है। चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ने से पहले हम डिस्कस करेंगे हमारे कुछ क्वेश्चन। तो हम यहाँ पे क्वेश्चन से अपनी स्टार्ट करते हैं। सॉरी, ये 8 नहीं 9 होगा, ये 9 नवंबर है आज। ओके, ये मिस्टेक हो गया है यहाँ पर, आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। सो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा, द ऑब्जेक्ट ऑफ द बटलर कमिटी ऑफ 1927 वॉज टू। यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि जो बटलर कमेटी थी 1927 की, उसका ऑब्जेक्टिव क्या था। आपको ये बताना है कि बटलर कमेटी थी 1927, इस कमेटी का मेन ऑब्जेक्टिव क्या था। आपके पास 4 ऑप्शन हैं एंड यू हैव टू टेल विद दे आर करेक्ट और इनकरेक्ट। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आप लोगों को कमेंट सेक्शन में देना है और इन दोनों क्वेश्चंस के आंसर आप लोगों को वीडियो के एंड में दिए जाएंगे। सो मेक श्योर आप इन दोनों क्वेश्चंस के आंसर यहाँ पर करें। अब पहले हम इस क्वेश्चन के कुछ स्टेटमेंट्स को यहाँ पर रीड कर लेते हैं, समझ लेते हैं। तो पहला स्टेटमेंट है, डिफाइन द ज्यूरिडिक्शन ऑफ द सेंट्रल एंड प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स। मतलब कि फर्स्ट स्टेटमेंट ये कह रही है कि जो बटलर कमेटी थी उन्होंने क्या किया था, जो सेंट्रल और हमारी प्रोविंशियल गवर्नमेंट थी उनका ज्यूरिडिक्शन डिफाइन किया था। तो क्या ये स्टेटमेंट करेक्ट है। सेकेंड इज सिंग, डिफाइन द पावर्स ऑफ सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट फॉर इंडिया। यहाँ पर स्टेट फॉर इंडिया के जो सेक्रेटरी थे
सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ फॉर इंडिया, उनकी पावर्स को डिफाइन किया गया था बाय द बटलर कमिटी. सो इज इट करेक्ट और इनकरेक्ट? C1 इज इम्पोज सेंसरशिप ऑन नेशनल प्रेस. यहाँ पर जो सेंसरशिप इम्पोज की जाती है नेशनल प्रेस में, तो ये काम क्या बटलर कमेटी ने किया था, ये इनका ऑब्जेक्टिव था. लास्ट वन इज इम्प्रूव द रिलेशनशिप बिटवीन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड द इंडियन स्टेट. यहाँ पर इंडियन स्टेट्स और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बीच में जो रिलेशन था उसको इम्प्रूव करने का काम क्या बटलर कमेटी का था? क्या ये इसका मेन ऑब्जेक्टिव था? तो उसमें पहले आप वीडियो को पॉज करें, देन इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को कॉमेंट सेक्शन में करना है. सेकेंड क्वेश्चन की बात करते हैं. सेकेंड क्वेश्चन इज सिंग कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. आपके पास यहाँ पर 2 स्टेटमेंट्स हैं और आपको ये बताना है इसमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है और कौन सी इनकरेक्ट है. नाउ फर्स्ट स्टेटमेंट इज सिंग द मिनिमम एज प्रिस्क्राइब फॉर एनी पर्सन टू बी मेंबर ऑफ पंचायत इज 25 ईयर्स. इसमें ये कहा जा रहा है कि पंचायत का मेंबर बनने के लिए मिनिमम एज कितनी होनी चाहिए? आपकी 25 ईयर्स होनी चाहिए. तो क्या ये स्टेटमेंट सही है, करेक्ट है? सेकेंड स्टेटमेंट, a panchayat reconstitute after premature dissolution continues only for the remainder period. इसमें ये कहा जा रहा है कि जो प्रीमेच्योर डिसोल्यूशन होता है, फॉर एग्जांपल पंचायत यहाँ पे 5 ईयर्स के लिए कॉन्स्टिट्यूट होती है, लेकिन उसका जो डिसोल्यूशन हो गया बिफोर 5 साल से पहले, मतलब 2 साल में ही मान लीजिए उसका क्या हो गया, डिसोल्यूशन हो गया. तो यहाँ पर पंचायत को हम क्या रिकॉन्स्टिट्यूट कर सकते हैं फॉर द रिमेनिंग पीरियड ऑफ टाइम. तो क्या ये स्टेटमेंट करेक्ट है आपकी या इनकरेक्ट, ये आप लोगों को बताना है. दोनों क्वेश्चन के आंसर आप लोग कॉमेंट सेक्शन में करें. अगर आपको आ रहा है तो भी ठीक है, नहीं आ रहा है तो भी ठीक है, एटलीस्ट ट्राई करें आप लोग. ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं. आगे बढ़ने से पहले हमारा आज का नेक्स्ट आर्टिकल है ताइवान अ मलक्का ब्लॉकेड एंड इंडियाज ऑप्शन. ये आर्टिकल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इसमें बहुत सारे आपके मैप जो बेस्ड क्वेश्चन है वो निकल कर आते हैं. सबसे पहले मलक्का स्ट्रेट निकल कर आता है. सेकंड आपका यहाँ पर आ जाता है मलक्का स्ट्रेट के बाद यहाँ पे होमरूज जो स्ट्रेट है, स्ट्रेट ऑफ होमरूज, ये निकल कर आता है. थर्ड है आपका सुंदा स्ट्रेट. ये आपके 3-4 स्ट्रेट्स यहाँ पर और लास्ट वन है आपका लोम्बोक. आप लोग लोकेशन बताएंगे लोम्बोक स्ट्रेट की यहाँ पर कहाँ है, स्ट्रेट ऑफ लोम्बोक. ठीक है, बाकी 3 तो हम इस आर्टिकल में डिस्कस करेंगे. अब इसमें ये कहा जा रहा है आप सभी को ताइवान और चाइना का इशू पता ही है, और ये भी कहा जाता है कि अगर चाइना एंड ताइवान कन्फ्लिक्ट में आते हैं तो यूएस क्या करेगा, यहाँ पर इंटरवीन करेगा. ये सभी को पता है इसके बारे में. ठीक है, अब ये कहा जा रहा है कि अगर चाइना और ताइवान के बीच में यहाँ पर इशू होता है, कन्फ्लिक्ट होता है और यूएसए यहाँ पर इंटरवीन करता है, तो उस टाइम पे इंडिया क्या करेगा, है ना. क्वेश्चन ये आता है कि व्हाट विल इंडिया डू, किसकी साइड में जाएगा, चाइना की साइड में जाएगा या फिर यूएस की साइड में जाएगा. पहली चीज़ तो पहला क्वेश्चन हमारे सामने ये आता है. सेकंड ये है कि जो स्ट्रेट ऑफ मलक्का है वहाँ पर बहुत उसकी बात करते हैं, उसकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है. पहले हम स्ट्रेट ऑफ मलक्का की लोकेशन देख लेते हैं तो आपको ज़्यादा क्लियर होगी. तो ये है हमारा इंडिया, आप सभी को ये इंडिया यहाँ पर दिख रहा है. ये बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, दिस इज चाइना, ये बर्मा है यहाँ पर, और ये आपकी सारी ये आपका साउथ चाइना सी आ जाता है. ये आपको मलेशिया दिख रहा है यहाँ पर, ये मलेशिया और ये सिंगापुर. तो मलेशिया और सिंगापुर के पास से आपको ये थोड़ी सी ये स्पेस दिख रहा है. तो दिस इज अ स्ट्रेट ऑफ मलक्का. अब ये जो स्ट्रेट ऑफ मलक्का, इसकी इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस इसलिए है क्योंकि चाइना का, और हम बात करते हैं जितने भी यहाँ पर ये थाईलैंड है, ब्रुनेई, इवन जापान का भी, साउथ कोरिया का, यहाँ से क्या होता है, ट्रेड होता है. आपको ये याद रखना है, ये एक ट्रेड रूट है स्ट्रेट ऑफ मलक्का, इसलिए इसकी इंपॉर्टेंस इतनी ज़्यादा है. और अगर इस रीजन में ये आपका ताइवान और चाइना के बीच में कन्फ्लिक्ट होता है, यूएसए यहाँ पर इंटरवीन करता है, तो क्या होगा, यहाँ पर इस स्टेट में ब्लॉकेट लगेगी ही लगेगी. इसके बारे में हम सभी को पता है. तो ये यहाँ पर क्वेश्चन उठाया जा रहा है कि अगर ब्लॉकेट लग जाती तो हमारे पास क्या और अदर ऑप्शंस हैं या नहीं है फॉर द ट्रेड. ओके, सो हियर यू विल सी कि ताइवान ओवर द पास्ट 2 year डिप्लॉयमेंट द एयर फोर्स एंड नेवी सराउंडिंग एरिया. सो हियर यहाँ पर क्या करें कि द एनी स्पेक्यूलेटिव एक्शन इन स्ट्रेट ऑफ मलक्का और अंडमान सी वुड इन्वॉल्व ईदर अ नेवल ब्लॉकेड अगेंस्ट कमर्शियल शिपिंग और चाइनाज की ट्रेड एंड एनर्जी सी लाइन ऑफ कम्युनिकेशन एंड मिलिट्री एक्शन अगेंस्ट चाइनीज नेवल वेसल. तो यहाँ पर हम सभी को पता नेवल ब्लॉकेट लगेगा और जो चाइना की, मतलब कि जो कमर्शियल शिपिंग है अगेंस्ट चाइना के अगेंस्ट में, वो यहाँ पर ब्लॉकेट की जाएंगी. ओके, द फैक्ट इज दैट कमर्शियल शिपिंग एज वेल एज नेवल वेसल ऑफ एनी कंट्री हैज अ राइट टू फ्रीडम ऑफ नेविगेशन. यहाँ पर किसी भी कंट्री की बात करते हैं, स्पेशली कमर्शियल शिपिंग की, नेवल वेसल में कोई भी कंट्री, उन सभी के पास क्या है, राइट फ्रीडम है
फॉर द नेविगेशन। ठीक है, तो अगर यहाँ पर ब्लॉकेड लगता है तो ये फिजिबल नहीं होगा कमर्शियल शिपिंग के लिए। इंडिया के क्या ऑप्शंस है, इंडिया के ऑप्शन ये यहाँ पर बहुत अच्छे पॉइंट्स दिए गए हैं, ये आपको नोट डाउन कर सकते हैं आप कहीं भी। तो इसमें ये कहा जा रहा है कि स्ट्रेट ऑफ मलक्का का ये मतलब ये जो इंडिया का क्या ऑप्शन है इन कंट्रास्ट ऑफ स्ट्रेट ऑफ मलक्का। पहला, डिस्टेंट ब्लॉकेड होगा आपका, तो अवे फ्रॉम बेलिजरेंट नेशंस ज्योग्राफी कैन बी चेंज्ड अंडर द इंटरनेशनल लॉ। यहाँ पर थोड़ी सी जो ज्योग्राफी है उसमें हमें चेंज होता हुआ नजर आएगा, क्योंकि स्ट्रेट ऑफ मलक्का में क्या लग गया, ब्लॉकेड लग गया, तो हमारा थोड़ा सा एक डिस्टेंस क्रिएट हो जाएगा अदर नेशंस के साथ। जैसे कि हमें यहाँ पर कहाँ जाना है, मान लीजिए वियतनाम जाना है, तो हम स्ट्रेट ऑफ मलक्का का यूज़ कर रहे हैं, तो थोड़ा सा इस जो एरिया है ज्योग्राफी है इससे थोड़ा सा डिस्टेंस यहाँ पर क्रिएट आपका होगा। सेकेंड क्या है इसमें ऑप्शन, second point is saying the trade that passes through the Strait of Malacca is not just China's economy and energy lifeline, an overwhelming volume of trade of Japan, South Korea and India itself passes through the same strait। तो यहाँ पर अगर ब्लॉकेड लगता है तो सिर्फ इसमें चाइना की इकॉनमी और एनर्जी के लाइफलाइन का नुकसान नहीं होगा, यहाँ पर जापान, साउथ कोरिया, इवन जो इंडिया है उसका भी यहाँ पर क्या होगा, आपका नुकसान होगा, मतलब कि लॉस होगा। ओके, थर्ड इज सेइंग कि चैनल ऑफ स्ट्रेट ऑफ मलक्का इज लॉन्ग, ये एक लॉन्ग है 500 माइल्स का। इट इन्वॉल्व्स द सॉवरेनिटी ऑफ द अदर स्टेट्स सच एज इंडोनेशिया, मलेशिया, थाईलैंड, सिंगापुर। ये क्या करता है, जो नेशंस है लाइक इंडोनेशिया, मलेशिया, थाईलैंड, सिंगापुर, इनकी सॉवरेनिटी को यहाँ पर क्या करता है, इन्वॉल्व करता है। तो एक तरीके से ये जो नेवल ब्लॉकेड होगा इस बहुत ही बुरी तरीके से इनको अफेक्ट करेगा। फोर्थ इज सेइंग कि commercial shipping is extremely complex to identify in terms of sovereignty of the vessel, flag, registration, insurance and ownership of cargo। तो इसमें ये कहा जा रहा है कि अगर हम कमर्शियल शिपिंग को अलाउ भी करते हैं तो उसके आइडेंटिफिकेशन में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है कि कौन सा वेसल यहाँ पे सोवरेन है, कौन सा फ्लैग यहाँ पे सोवरेन है, रजिस्ट्रेशन, इंश्योरेंस और जो कार्गो है उसकी ओनरशिप किसके पास है, कैसा क्या। तो इसमें थोड़ा सा हमें क्या दिखाई दे रहा है, प्रॉब्लम इशू दिखाई देगा। अगर ये चेंज होता है तो ये जो ट्रांसशिपमेंट है पोर्ट एशिया टू साउथ ईस्ट एशिया, इसमें ये पूरा कन्वीनियंट नहीं होगा। फिफ्थ इज सेइंग कि अपार्ट फ्रॉम द फैक्ट दैट इट इज डिफिकल्ट टू इंडायरेक्ट चाइना स्ट्रेट इंटरेक्ट चाइना's trade and energy supply, the additional reality is that even if the Strait of Malacca were choked, shipping can be detoured either through Sunda and Lombok Strait टू रीच चाइना। अब इसमें ये कहा जा रहा है कि जैसे कि हमारे पास क्या एक ही ऑप्शन है, चाइना के पास क्या एक ही ऑप्शन है कि वो स्ट्रेट ऑफ मलक्का ही यूज़ करता है। अगर हम स्ट्रेट ऑफ मलक्का को यहाँ पर इसमें ब्लॉकेड लगा भी देते हैं तो इसमें चाइना को इतना ज़्यादा नुकसान नहीं होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल वो क्या कर सकता है, यहाँ पर स्ट्रेट ऑफ सुदान जो है आपका स्ट्रेट ऑफ सुंदा एंड लॉम्बॉक स्ट्रेट है, तो वो उसको क्या कर सकता है, यूज़ कर सकता है। ठीक है, ये सबसे बड़ा हमारे लिए क्या इशू है। तो इसमें सिर्फ चाइना का नुकसान नहीं, चाइना के पास यहाँ पर अदर ऑप्शंस है फॉर हिस्ट्री फॉर इट्स ट्रेड एंड ऑल दीज थिंग्स, बट सबसे ज़्यादा नुकसान किसको होगा, जो अदर नेशन लाइक जापान हुआ हमारा, साउथ कोरिया, इंडिया और इंडोनेशिया, सिंगापुर, इन सबको यहाँ पर प्रॉब्लम होगी। ओके, सो यहाँ पर ये सारी चीज़ें कही गई हैं। यहाँ पर ये कहा सकता है कि दे यूज सुंदरा स्ट्रेट, चाइना ऑल्सो हैज़ अ ह्यूज ऑनशोर ऑफ फ्लोटिंग स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व। चाइना के पास यहाँ पर SPR है, स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स हैं, जो अगर कुछ भी यहाँ पर डिस्ट्रप्शन होता है तो उसमें जो रशिया के साथ और सेंट्रल एशिया के साथ वो क्या करते हैं, एनर्जी का जो सप्लाई है वो ऑटोमेटिकली यहाँ पर क्या कर रहा है, ग्रो कर रहा है। तो चाइना को यहाँ पर ज़्यादा नुकसान नहीं होगा अगर चाइना ताइवान के साथ कन्फ्लिक्ट में आता है और USA यहाँ पर इंटरवीन करता है। तो ये सारी चीज़ें इसमें कही गई हैं। इसमें कहा जा रहा है कि हमें पास्ट जो है हमारा फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ, सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ, तो यहाँ से हमें क्या करना चाहिए, लेसन्स लेने चाहिए, यहाँ से कुछ हमें सीख लेनी चाहिए। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में बात करते हैं तो जर्मनी में यहाँ पर ब्रिटिश ने ब्लॉकेड लगाया था 1914 से 1919 तक, जिसमें जो जितने भी शिपिंग थी सीज वगैरह की और U-बोट थे सबमरीन्स का, इसमें यहाँ पर ब्लॉकेड लगाया था। इसको यहाँ पर डेडली इसमें क्या हुआ था, अफेक्ट दिखा था। उसके बाद जब हमारा सेकेंड वर्ल्ड वॉर होता है उसमें USA क्या करता है, US ने जापान की जो एनर्जी सप्लाई थी मैरीटाइम कॉमन्स में, इसमें यहाँ पर रोक लगा दी थी। ठीक है, तो यहाँ पर हमने देखा था विच प्रोबेबली प्लेड अ की रोल इन जापान डिसीजन टू लॉन्च एन अटैक ऑन पर्ल हार्बर इन December 1941। तो जिसके जब USA ने यहाँ पर जापान की एनर्जी सप्लाई में एक तरीके से रोक लगाई थी, तो इससे क्या हुआ था, जापान का ये जो डिसीजन था पर्ल हार्बर में अटैक करना 1941 में, ये लॉन्च किया गया जापान के द्वारा। और अभी भी हम देख रहे हैं जैसे कि ईरान के बीच में और USA के बीच में भी यहाँ पर क्या चल रहा, आपका कन्फ्लिक्ट चल रहा, कहाँ, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज कहाँ है, इसकी लोकेशन भी हम देख लेते हैं। तो हियर यू विल सी
ये आपको ओमन दिख रहा होगा, ये आपका अरेबियन सी है, ये पर्शियन गल्फ, कतर, बहरीन, ईरान, ओके, और दिस इज़ अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान। ये इधर वाला एरिया है आपको अरेबियन सी से जब हम इस तरफ जाते हैं। दिस इज मान लीजिए ये इंडिया है, ये पाकिस्तान हो गया। अब जब हम यहाँ से जाती है आपका अरेबियन सी है, ओके, तो ये यहाँ पर आपको क्या दिखता है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि यूएसए और ईरान क्या है, आपस में कन्फ्लिक्ट में है, आर इम्प्लीमेंट ऑफ प्रपोजिशन दैट इंट्रेक्शन ऑफ इवन कमर्शियल शिपिंग कैन ईजिली लेड टू मिलिट्री फेलियर। तो अगर यहाँ पर थोड़ी भी कुछ भी कमर्शियल शिपिंग होती है तो ज़्यादातर क्या हो जाता है, मिलिट्री एक्शंस यहाँ पर स्टार्ट हो जाते हैं। तो अभी का यहाँ पर जो सिनेरियो हो, कैसे कन्फ्लिक्ट का सिनेरियो है, ठीक है, स्ट्रेट ऑफ मलक्का के कंटेक्स्ट में बात करते हैं तो इंडिया क्या है, यहाँ पर इंडिया की इंडिया और यूएसए आपस में एक स्ट्रेटेजिक पार्टनर है। चाइनीज़ जो मिलिट्री एक्शन है इंडिया उसको देख चुका है। अभी स्टैंड ऑफ हुआ था हमारा, जो लद्दाख में स्टैंड ऑफ हुआ, दोकलाम में आपका जो स्टैंड ऑफ हुआ चाइना के साथ, तो ये सारी चीज़ों के बारे में इंडिया को पता है। और धीरे धीरे आज के टाइम पर इंडिया और यूएसए की जो फ्रेंडशिप है वो यहाँ पर ग्रो कर रही है। आप डिफेंस के सेक्टर में देख लीजिए, चाहे टेक्नोलॉजी के सेक्टर में देख लीजिए, हर कम्युनिकेशन के सेक्टर में देखिए, हर एक रीजन में क्या हो रहा है, इंडिया और चाइना का जो रिलेशन है वो यहाँ पर ग्रो कर रहा है। फर्दर हम यहाँ पर देखेंगे, सो इंडिया हैज़ ट्रेडिशनली फेस्ड चाइनाज मिलिट्री थ्रेट ऑन इट्स बॉर्डर इसेंशियली ऑन इट्स ओन, आप सभी को होता है। एंड न्यू यूएस इंडिया पार्टनरशिप इन इकोनॉमिक, हाईटेक एंड मिलिट्री एरिया इज एक्सपेक्टेड टू स्ट्रेंथन इन दिस ईयर अहेड। अब ये कहा जा रहा है कि आगे वाले टाइम में यूएसए और इंडिया की जो पार्टनरशिप है वो यहाँ पर और ग्रो करेगी। द यूएस इंक्रीजिंगली रिगार्ड इंडिया एज अ रीजनल बैलास्ट फॉर स्टेबिलिटी इन द रीजन। और यूएसए क्या कंसिडर करता है कि इंडिया क्या है, इस रीजन में एक तरीके से बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसलिए यूएसए क्या कर रहा है, इंडिया के साथ अपने रिलेशंस को, अपनी पार्टनरशिप को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर रहा है। ओके, सो आई होप ये आर्टिकल आपको यहाँ पर क्लियर होगा। इसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये आर्टिकल यहाँ पर क्लियर होगा। नेक्स्ट मूव करते हैं। सो नेक्स्ट आर्टिकल इज मूव फॉरवर्ड EFIR बट विथ कॉशंस। अब यहाँ पर EFIR मतलब कि आपका जो इलेक्ट्रॉनिक FIR होता है उसकी बात यहाँ पर की जा रही है। तो यहाँ पर लॉ कमीशन की रिपोर्ट आई है, रिपोर्ट नंबर 282। उन्होंने ये रिकमेंड किया है कि जो आपका इसमें मतलब दो चीज़ें, EFIR में क्या होता है एक्चुअली, वही FIR को यहाँ पर क्या किया जाता है, रजिस्टर किया जाता है स्पेशली, जिसमें एक्यूज़ का नाम और उसका जो पहचान होती है वो पता होता है। लेकिन लॉ कमीशन की अभी ये रिपोर्ट आई है 282, रिपोर्ट नंबर 282, उन्होंने ये रिकमेंडेशंस दी है कि इन केस ऑफ एक्यूज इज नॉन वेयर द एक्यूज इज नॉट नॉन, और वो कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस है, मतलब कि यहाँ पर कॉग्निजेबल ऑफेंस क्या होते हैं, जैसे कि ऐसे ऑफेंस जो कि बहुत ही ज़्यादा, जिनकी जो सज़ा है वो 3 साल से ज़्यादा है या फिर इम्प्रिजनमेंट है, जेल की सज़ा ही है, ठीक है। और मतलब ऐसा कोई जैसे रेप का केस आ गया, मर्डर का केस आ गया, इस तरीके की जो ऑफेंस होते हैं उन्हें हम कॉग्निजेबल ऑफेंस कहते हैं, जिसके लिए हमें वारंट की ज़रूरत नहीं होती है और किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्टली हम जाकर एक्यूज़ को जो होता है उसको अरेस्ट कर सकते हैं। तो इसमें ये कहा जा रहा है कि जो आपका EFIR होता है उसमें पहले अगर एक्यूज इज़ नॉट नोन तो उसका रजिस्ट्रेशन नहीं होता था, उस FIR को एक्सेप्ट मतलब कि नहीं किया, रजिस्ट्रेशन तो होता था बट उस FIR को उसका रजिस्ट्रेशन नहीं होता था, फर्दर रजिस्ट्रेशन नहीं होता था। लेकिन इस रिपोर्ट में, लॉ कमीशन की इस रिपोर्ट में ये कहा गया कि जितने भी आपके कॉग्निजेबल ऑफेंस हैं जिसमें इंडियन पीनल कोड के द्वारा यहाँ पर 3 साल की सज़ा और उससे ज़्यादा की सज़ा यहाँ पर है, तो आपको क्या करना होगा, उस FIR को भी एक्सेप्ट करना होगा, उसका रजिस्ट्रेशन यहाँ पर करना होगा। इतना क्लियर हुआ। अब इसमें नेक्स्ट ये कहा जा रहा है कि अगर हमें EFIR की पूरी प्रोसेस देखते हैं, इसमें क्या होता है, जैसे कि आपने क्या करी, ऑनलाइन FIR यहाँ पर की। अब ये जो ऑनलाइन FIR हमने यहाँ पर EFIR करी, उसमें क्या होता है, जो भी आपकी FIR है, पहली चीज़ तो ये होती है कि आपने जो यहाँ पर लिखा है, जो भी FIR में लिखा, आप उसकी वर्डिंग को चेंज नहीं कर सकते क्योंकि वो ऑटोमेटिकली यहाँ पर पोर्टल में आपका ऑनलाइन हो चुका है। सेकेंड, इसमें ये होता है जो भी पुलिस होती है उनको 3 दिन के अंदर यहाँ पर जो भी एक्यूज है जिसने यहाँ पर FIR को रजिस्टर किया है, आपको उसके यहाँ पर सिग्नेचर की ज़रूरत होती है कि आप उसको जाके पूरा कंफर्म करें और फर्दर उसकी कॉपी वगैरह सारी चीज़ें निकालें, और जो भी एक्यूज़ है उसकी मतलब जो विक्टिम है उसके यहाँ पे सिग्नेचर की, जिसने भी FIR रजिस्टर किया उसके सिग्नेचर की यहाँ पे ज़रूरत होती है। तो ये पूरी तरीके से प्रोसेस होती है। थर्ड चीज़ इसमें ये होता है कि अगर आप EFIR कर रहे हैं तो आपका यहाँ पर रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, लाइक आप रजिस्ट्रेशन, जैसे कि हम यहाँ पर EKYC वगैरह हो गया, आपका आधार कार्ड का यूज़ हो गया, कोई भी आइडेंटिटी प्रूफ का यूज़ करके यहाँ पर आपका पूरा रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ इसमें कही गई हैं। उसके बाद नेक्स्ट इसमें ये कहा जा रहा है कि ये जो EFIR का कॉन्सेप्ट है फॉर ऑल द कॉग्निजेबल ऑफेंस, ये कहा जा रहा है कि थोड़ा सा हमारे लिए प्रॉब्लम हो सकता है, प्रॉब्लमेटिक हो सकता है, क्योंकि जो
FIR रजिस्टर की जाती है यूजिंग इलेक्ट्रॉनिक मीन्स, इंक्लूडिंग इसमें कई बार जो कंप्लेन होती है इसमें हम इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर का भी यूज़ कर लेते हैं। तो यहाँ पर पूरी इन्वेस्टिगेशन ये सारी चीज़ें होती हैं, तो हमें यहाँ पे एक एक्चुअल इन्वेस्टिगेशन करना होगा। इसमें ये कहा जा रहा है कि स्टिल देयर आर एटलीस्ट 2 बेनिफिट्स ऑफ ऑब्टेनिंग कंप्लेन इलेक्ट्रॉनिकली। इसमें ये कहा जा रहा है कि अगर हम इलेक्ट्रॉनिकली कंप्लेन को क्या करते हैं, ऑब्टेन करते, तो इससे हमें 2 बेनिफिट्स होंगे। कौन कौन से? पहला, द पुलिस विल हैव टू टेक कॉग्निजेंस ऑफ द कंप्लेंट एज अ सिस्टम विल ऑटोमेटिकली जनरेट रिसिप्ट। यहाँ पर क्या होगा कि जो पुलिस होगी वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे कॉग्निजेंस को, कंप्लेंट जो है उसकी कॉग्निजेंस को यहाँ पर एक्वायर कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पर ऑटोमेटिकली क्या हो रही है, आपकी रिसिप्ट जनरेट हो रही है। सेकेंड, यहाँ पर दिस विल इंश्योर ऑलमोस्ट फ्री रजिस्ट्रेशन ऑफ क्राइम। यहाँ पर हर एक क्राइम का क्या होगा, आपका फ्री रजिस्ट्रेशन भी होगा। ओके, सेकेंड, दे विल नॉट एबल टू चेंज द कंटेंट ऑफ द कंप्लेंट। कई बार क्या होता है, जब आपका ऑफलाइन तरीके से जब हम हाथों से कोई FIR रजिस्टर करते हैं, लिखते हैं, तो जो कंटेंट होता है उसको कई बार मैनिपुलेट कर दिया जाता है, उसको डिस्टर्ब कर दिया जाता है, मैनिपुलेट कर दिया जाता है, जिससे जो पूरा केस होता है वो चेंज हो जाता है। लेकिन अगर हम यहाँ पर ऑनलाइन इलेक्ट्रॉनिकली कंप्लेंट को क्या करते हैं, रजिस्टर करते हैं, तो जो भी कंटेंट होता है कंप्लेंट के द्वारा, मतलब कि विक्टिम ने जो भी यहाँ पे कंप्लेंट की है उसको आप चेंज नहीं कर सकते हैं। तो ये यहाँ पर चीज़ है। सो ह्यूमन इंटरवेंशन इज क्रूशियल। वाइल यहाँ पे कुछ 8 स्टेट्स हैं जिन्होंने क्या किया है, FIR रजिस्टर स्टार्ट कर दिया यूजिंग क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क एंड सिस्टम ऑफ स्टेट पोर्टल्स। जो उनके स्टेट पोर्टल्स हैं और क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क है, इसके थ्रू उन्होंने क्या किया है, आपका FIR रजिस्टर स्टार्ट करता है। लॉ कमीशन ने भी ये रिकमेंड किया है कि एक्यूज का नाम अगर आपको नहीं पता है, फिर भी आप क्या करिए, अगर कोई भी ऑफेंस की रिपोर्ट यहाँ पर FIR रजिस्टर की जा रही है, क्योंकि बहुत सारा आपके केस हो, जैसे कि किडनैपिंग का केस हो गया। अब किडनैपिंग का केस हुआ, उन्होंने कई बार क्या होता है, किडनैपिंग के कारण जो विक्टिम होता है वो मेंटली भी यहाँ पर क्या हो जाता है, बहुत डिस्टर्ब हो जाता है मेंटली, साइकोलॉजिकली। और मान लीजिए 3-4 दिन के अंदर उसने रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया, FIR नहीं करवाई, तो फिर क्या होता है, जो भी मतलब कि जो भी आपकी मेडिकल चीज़ें होती हैं, सारी चीज़ें होती हैं, जो मेडिकल एग्जामिनेशन सारी चीज़ें होती है किडनैपिंग में, वो यहाँ पर नहीं हो पाती है। तो कई बार केस क्या होता है, आपका पूरी तरीके से डिस्टर्ब हो जाता है, ख़राब हो जाता है। अगर हम यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिकली FIR कर देते हैं, FIR करते हैं, तो ये हमारा एक तो टाइम भी बचेगा और उसके साथ साथ यहाँ पर जो केस होगा वो जल्दी यहाँ पर सॉल्व हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें हैं, कल्प्रिट को हम जल्दी यहाँ पर पकड़ सकते हैं। यहाँ पर ऑथेंटिकेशन टेक्निक की बात की गई है कि आप क्या कर सकते हैं। यहाँ पर जैसे कि हम बात करते हैं किसकी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, हमारा IT एक्ट 2000 है, इसके अंदर जितने भी इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म्स हैं जो भी एक्सेसिबल हैं, उसमें हम क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक ऑथेंटिकेशन की जो टेक्निक है उसको यूज़ कर सकते हैं। ओके, इन 2015 ऑथेंटिकेशन टेक्निक यूज इन आधार KYC सर्विस वॉज नोटिफाइड। यहाँ पर आपका जो आधार KYC सर्विस है उसके थ्रू हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, ऑथेंटिकेशन कर सकते हैं। और भी अदर यहाँ पर जो रिटर्न्स हैं, डिजिटल सिग्नेचर हुआ, आपका क्रिप्टो सिस्टम एंड हाश फंक्शन हुए, एसिमेट्री है। तो यहाँ पर जो आपके इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स हैं पुलिस में पूरी तरीके से क्या हो जाएंगे, अगर हम ऑथेंटिकेशन का यूज़ करते हैं, इस टेक्निक का यूज़ करते हैं, तो जो आपका पूरा रिकॉर्ड है पुलिस स्टेशन पर क्या होगा, आपका अवेलेबल हो जाएगा। ओके, सो आई होप आपको ये आर्टिकल पूरी तरीके से यहाँ पर क्लियर होगा। नेक्स्ट मूव करते हैं। देखिए इस आर्टिकल में डिस्कस किया गया है अलार्मिंग राइज ऑफ साइंटिफिक मिसकंडक्ट रिकॉर्डेड इन इंडिया। यहाँ पर साइंटिफिक मिसकंडक्ट मतलब कि अगर हम देखें, रिसेंटली इंडिया बिकेम द 3rd लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ साइंटिफिक आर्टिकल्स इन द वर्ल्ड। मतलब कि इंडिया वर्ल्ड की मतलब कि 3rd कंट्री बन चुका है जो कि साइंटिफिक आर्टिकल्स को यहाँ पर क्या कर रहा है, प्रोड्यूस कर रहा है। और आज के टाइम पर हमारा जो एक नोटेबल अचीवमेंट ये है कि वी आर द वर्ल्ड्स 5th लार्जेस्ट इकॉनमी। लेकिन कई बार ये कंसिडर किया जाता है, एकेडमिक हमारा थोड़ा सा ये कंसर्न रहा है कि हम यहाँ पर देखते हैं कि जो हमारी रिपोर्ट्स हैं, जो भी हमने रिसर्च की, वो कितनी ज़्यादा इफेक्टिव है, कहाँ से हमने सोर्स उठाया है। कई बार उस पर भी यहाँ पर मिसकंडक्ट का जो प्रोसीजर जो है, मिसकंडक्ट डेटा जो है वो मैनिपुलेटेड बताया जाता है, कहाँ से आपने डेटा लिया, कैसे डेटा लिया, कैसी रिसर्च की आपने, जो भी रेस्ट्रिक्शंस हैं, मिस्टेक्स हैं। कई बार जो हमारी रिसर्च यहाँ पर पब्लिश हो जाती है उसके बाद क्या होती है, वो चीज़ें सामने निकल कर आती हैं। तो यहाँ पर देखिए ओवरऑल ये कि रिट्रैक्शन फ्रॉम इंडिया हैव इंक्रीज 2.5 टाइम्स बिटवीन 2020 एंड 2022 ओवर द नंबर रिकॉर्डेड बिटवीन 17 एंड 19। सो यहाँ पर हमारा जो
साइंटिफिक मिसकंडक्ट है इंडिया में, वो बहुत ज़्यादा क्या हो रहा है, आपका इंक्रीज़ हो रहा है, जो कि हमारे लिए अच्छा नहीं है, हमारी जो एकेडमिक है उसके लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। ओके, नेक्स्ट मूव करते हैं। सो आज का हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है, वर्ल्ड विल ओवरशूट 2030 फॉसिल फ्यूल लिमिट बाय ट्वाइस ओवर। यहाँ पर रिपोर्ट आई है और इस रिपोर्ट में ये कहा जा रहा है कि 2030 तक फॉसिल फ्यूल की जो लिमिट होगी वो क्या होगी, आपकी ओवरशूट कर जाएगी। यहाँ पर बहुत सारी कंट्रीज़ हैं जिनका टारगेट ये है कि 2030 तक या फिर 2070 तक 2050 तक हम क्या करेंगे, नेट ज़ीरो एमिशन और नेट ज़ीरो एमिशन जो है हमारा टारगेट है कि फॉसल फ्यूल के द्वारा जो आपका एमिशन होता है उसको पूरी तरीके से ख़त्म कर दिया जाएगा। ओके ना, इसमें ये प्रॉब्लम ये आ रही है अब कि दे आर सेइंग कि मेन प्रॉब्लम इज़ दैट कि हमें क्या करना है, यहाँ पर हम किसकी बात कर रहे हैं कि बहुत सारी कंट्रीज़ जो हैं यहाँ पर टारगेट ले रही हैं, एक्शंस ले रही हैं कि हम क्या करेंगे, ये हमारा टारगेट है कि हम नेट ज़ीरो एमिशन की तरफ आगे बढ़ेंगे। लेकिन बहुत सारी कंट्रीज़ अभी भी क्या कर रहे हैं, फॉसिल फ्यूल का यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं, जिसके कारण जो हम ये ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि हमारा जो टारगेट है हम उसको अचीव नहीं कर पाएंगे। सो द रिपोर्ट एनालिसिस एमिशन ट्रेंड टू 20 मेजर फॉसिल फ्यूल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज़। यहाँ पर 20 आपकी जो मेजर फॉसिल फ्यूल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज़ है कौन कौन सी, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, कनाडा, चाइना, कोलंबिया, जर्मनी, इंडिया, इंडोनेशिया, ओके एटसेट्रा। सो वी फाइंड दैट मैनी गवर्नमेंट्स आर प्रमोटिंग फॉसिल गैस एज अ एसेंशियल ट्रांजिशन। यहाँ पर बहुत सारी जो कंट्री ये गवर्नमेंट है वो क्या कर रही है, फॉसिल गैस का प्रमोट कर रही हैं एज अ एसेंशियल ट्रांजिशन, की एक एसेंशियल ट्रांजिशन है। तो अगर अब इसमें ये है आपकी दुबई में क्या होने वाली है, COP26 की यहाँ पर आपकी मीटिंग होने वाली है। अब फर्दर हम देखते हैं इसमें हमारे लिए क्या निकल कर आता है। नेक्स्ट आर्टिकल है 11.5 करोड़ पैन कार्ड डीएक्टिवेट फॉर नॉट लिंकिंग विद आधार। यहाँ पर आपके पास अगर आप लोगों को याद हो कि 30 जुलाई को लास्ट डेट थी कि आपको अपने आधार कार्ड को और पैन कार्ड को आपस में लिंक करवाना है। जिनकी भी आधार कार्ड 1 जुलाई 2017 से पहले मतलब पैन कार्ड बने हैं, उन्हें क्या था कि क्योंकि उसके बाद से तो हम आधार कार्ड का यूज़ करने लगे थे, पैन कार्ड में भी जब हम पैन कार्ड का फॉर्म फिल करने जाते थे तो उसमें आधार कार्ड का आपका यूज़ होता था, बट उससे पहले क्या था, ऐसा कोई भी प्रोविज़न नहीं था। तो इसलिए ये कहा गया कि जो भी आधार कार्ड है और पैन कार्ड इसको लिंक करना है। अब यहाँ पे पूरा डेटा निकल कर आता है कि 11.5 करोड़ जो परमानेंट अकाउंट नंबर आपका जो पैन कार्ड है उसको डीएक्टिवेट कर दिया गया है। ओके, तो देखिए न्यूज़ और आर्टिकल्स तो यहीं पर ख़त्म होते हैं, जितने भी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी हमने डिस्कस कर ली। अब हम डिस्कस कर लेते हैं हमारा क्वेश्चन। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, The object of the Butler Committee of 1927 was to improve the relationship between the government of India and the Indian state. D option is your correct answer. Okay, इनका मेन ऑब्जेक्टिव ये था कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है और इंडियन स्टेट्स के बीच का हमें क्या करना है, रिलेशनशिप को इम्प्रूव करना है। सेकंड क्वेश्चन इज द मिनिमम एज ऑफ प्रिस्क्राइब फॉर एनी पर्सन टू बी अ मेंबर ऑफ पंचायत 25। ये आपकी इनकरेक्ट है, इट इज़ 21 नॉट 25। इसमें सेकेंड स्टेटमेंट आपकी करेक्ट हो जाती, तो आपका ऑप्शन बी इज़ योर करेक्ट आंसर। सो आज के लिए इतना ही। मैं उम्मीद करती हूँ आपको सारी चीज़ें यहाँ पर क्लियर होंगी, बट स्टिल इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क इन कमेंट सेक्शन। वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में एक बार ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। सो दैट्स फॉर ऑल टुडे। थैंक यू सो मच फॉर डिस्कशन।